हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नोमेनक्लेचर किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप टॉपिक का लिख लीजिए, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, आप लोग आइसोमेरिज्म के बारे में ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने 11th में जीओसी पढ़ी होगी तो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म होगा इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक सॉरी एक होगा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो है इसमें दो पार्ट रहेगा, एक होगा स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होगा इसी को हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्पेस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। दूसरा जो होगा आपका वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टीरियो आइसोमर होता है या स्पेस आइसोमर, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और कल आइसोमर, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। एक सिस फॉर्म होगा और एक ट्रांस फॉर्म होगा। ठीक है। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है। डेक्स्ट्रो डी, और इसको एल से डी और एल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। तो इसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है। और इसमें सिस और ट्रांस, तो ये आप पहले नोट कर लो। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे। ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, दो पार्ट रहेगा, हम दोनों एक साथ डील करेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ऑप्टिकल में टेक्स्ट और डिफॉर्म देखेंगे। ठीक। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग इसका आगे करते हैं डिटेल। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए। हम्म, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग कर लेना। देखो अभी मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जैसे अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने तीन तरह की स्ट्रक्चर्स आपको बताई थी जो आपको मिलेंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक आपको बताया था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, टेट्राहेड्रल, जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था। फिर उसके बाद था टेट्राहेड्रल के बाद स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, जिसका था dsp2 था। टेट्राहेड्रल sp3 हो गया, स्क्वायर प्लेनर dsp2 हो गया, और नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका है sp3 b2 या
C2sp3। ठीक है, तो ये तीन है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं टेट्राहेड्रल के ऊपर। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता था, एम, एक एल इधर आता था, एक एल इधर आता था, इधर आता था, और एक एल इधर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर बनता था टेट्राहेड्रल। अब देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर आया है, इसका मतलब अगर sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके अंदर कोई भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि बिकॉज ऑल पोजिशन आर इक्वल, बिकॉज ऑल पोजिशन आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप इसमें ऑप्टिकल की बात करें, देखो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए कि सारे अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट है तभी होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। इफ ऑल फोर ligands ligand are different then optical isomer possible, optical isomer। बट ऐसा केस आपको बहुत कम मिलेगा, रेयर से ऐसा केस मिलता है, अदरवाइज ऐसा कोई केस मिलेगा नहीं जिसमें चारों लिगेंड्स अलग हो। इफ ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट देन ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपके पास कोई हो ML4, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें नो, मैं इसको ना बार बार ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं लिखूंगा, मैं आगे से GI लिखूंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें देखो नो GI और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको ये वाला केस मिल जाए जिसमें M, एक ABCD चारों अलग अलग लिख दिए मैंने, अब अगर ये केस मिलता है तो पॉसिबल होगा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, बट GI नहीं होगा, नो GI। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टेट्राहेड्रल में सीधा फंडा है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता ही नहीं है। टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। ऑप्टिकल कब होगा, तब जब चारों ही अलग हो, और ये बहुत रेयर केस होता है जब ऐसा मिलता है कोई क्वेश्चन आपको। अदरवाइज इसमें नो GI नो ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए आपका, आपका स्क्वायर प्लेन है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखिए स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन, देखो स्क्वायर प्लेनर के लिए DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी इन सब में नहीं होगा, कब होगा, सिर्फ एक ही केस है ये, इसमें दो केस होते हैं जिसमें पॉसिबल होता है। देखो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि जैसे आपके पास ये मेटल है, लिगेंड एक ही प्लेन पे होंगे सारे। ठीक, ठीक है, तो अगर सारे एक जैसे हैं, यानी MA4 है,
तो पॉसिबल नहीं होगा। MA3 है, बी है, तो पॉसिबल नहीं होगा इसमें। नो जी, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आएगा तो नो जी है। मतलब चारों एक जैसे हो या तीन एक जैसे लिगेंड होंगे तो नहीं होगा, नो जी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन अगर ये वाला फॉर्म होता है MA2B2, तो इसमें आपके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। जैसे कि ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो। एक हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो, बी बी दोनों इस साइड में हो, ए ए एक साइड में हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मेटल पे बी एक तरफ हो, ए इधर हो, और अपोजिट में ए इधर हो और बी इधर हो। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म बनेगा इसका, और ये ट्रांसफॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है, इस फॉर्म में सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझ लो, इसमें तो नहीं रहेगा। अगर ये वाला केस होता है तो इसके एग्जाम्पल समझो। ज्यादातर आपको ये वाला एग्जाम्पल मिलेगा, PTNS3 कार्टिन Cl2। एक तो ये इसका एग्जाम्पल है, PTNS3 2 Cl2, दो दो है ना अलग अलग। इसी तरह से तो इसका ये एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। अगला देखो। अगला केस है जब चारों अलग अलग हो। एम इसमें क्या होगा, चारों अलग होंगे, MABCD, चारों अलग अलग है। तो इसमें क्या केस होता है, इसके सीधा आप याद रख लेना, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे इसमें। तीन ज्योमेट्रिकल आते हैं अगर चारों अलग होते हैं, और इसमें से दो आपका सिस फॉर्म होता है और एक आपका ट्रांसफॉर्म, एक आपका ट्रांसफॉर्म। एक्चुअल में क्या करते हैं, एक को हम लोग फिक्स करते हैं उसके लिए, और इसका एग्जांपल है आपका, इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। PTNS3 अब इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ नहीं आता है। इसका एग्जांपल है आपका PTNS3 Br, चारों अलग अलग Cl और PY, ये PY पायरिडिन के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना जिसमें चारों अलग थे। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेन होगा, क्योंकि पीटी जहां भी दिखे आप बिना सोचे समझे समझ लेना वो स्क्वायर प्लेन है। पीटी वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा स्क्वायर प्लेन में रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, पीटी वाला जो स्ट्रक्चर होगा हमेशा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर चारों अलग बनते हैं जैसे इसमें, तो इसमें तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, दो सिस होगा और एक ट्रांस। ठीक है, और अगर इस तरह से होगा तो इसमें सिर्फ आपका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएंगे, 2GI, ये सिस और ट्रांस। ठीक है, इसमें 2GI आए हैं। ठीक है, वन सिस और वन ट्रांस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2GI आएगा, वन सिस और वन ट्रांस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना। तो ये तीन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ये प्लेनर शेप है, तो इसमें नो ऑप्टिकल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये प्लेनर है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर अगर प्लेनर कहलाती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर आर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर जो होता है, प्लेनर आर प्लेनर स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, आपको स्क्वायर प्लेनर में ध्यान रखना है, पीटी ही ज्यादातर मिलेगा।
पीटी का केस आता है तो पक्का वो स्क्वायर प्लेनर है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और उसमें सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगा अगर उसके दो अलग हैं, दो डिफरेंट है, या चारों अलग है। सिर्फ दो केसेस में बनेगा, या तो चार दोनों अलग, दो दो अलग हो, या चारों के चारों अलग हो। अगर तीन एक जैसे हैं या चार एक जैसे हैं तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, पीटी के केस में भी अगर तीन एक जैसे आते हैं, चार एक जैसे आते हैं, तो उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। वो तभी होगा जब उसमें कम से कम दो अलग हो, या आपके चारों अलग हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। और अभी मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स का बता दिया, अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल का डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, टेट्राहेड्रल के केस में ना ही ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ना ही ऑप्टिकल पॉसिबल है। स्क्वायर प्लेनर के केस में आपका सिर्फ ज्योमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकल होता ही नहीं है। और ऑप्टिकल हो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसका प्लेनर होता है। तो ना स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर पीटी वाला पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको प्लेटिनम कहीं दिखता है तो वो पक्का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, इतना कर लीजिए, फिर हम लोग ऑक्टाहेड्रल पे अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लिखिए ऑक्टाहेड्रल पर। अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल के बारे में नेक्स्ट देखिए आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या रहेगा। देखो, इसमें ना कुछ हैं जिनमें पॉसिबल ही नहीं होता, और कहाँ कुछ से स्टार्ट होता है, तो उसके मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। हम्म, ठीक है, देखो, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल में आपको ये पता होगा कि T2sp3 होगा, या sp3d2 होगा। ठीक है, तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। ठीक है, D2sp3 या sp3d2 होगा। अब देखो, इसमें मेन क्या है कि अगर आपके चारों एक जैसे होते हैं, यानी Ma6 होता है, या फिर Ma5 होता है, मतलब चार लिगेंड्स एक जैसे हैं, या पांच के पांच लिगेंड्स एक जैसे हैं, अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसमें कोई आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल लिखा देता हूँ। जैसे ये वाला समझो, इसका एग्जांपल है CO NH3 का 6, 3+। तो इसमें कोई भी लिगेंड नहीं बनेगा, मतलब इसमें ना ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आपका आइसोमर नहीं बनेगा। हम्म, ऐसी एक और बता देता हूँ मैं आपको। या फिर अगर ये वाला है, इसका इसका एग्जांपल है CO NH3 का 5 और SO4। ठीक है, नेगेटिव, या Br। अब देखो, इनमें क्या है ना, अगर कहीं भी आपको 5 और 6 लिगेंड्स एक जैसे दिख जाए ना, जैसे यहाँ देखो 6 लिगेंड एक जैसे हैं, इसमें 5 है, तो ऐसे केसेस में ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ना ही ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो दो चीज इसमें ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा केस करता है नो EI, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव हो, इसका मतलब है ऑप्टिकली, ना ही इसमें कोई GI होगा, ना ही ऑप्टिकली, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा,
ये आपको ध्यान रखना है, नो जीआई और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, यानी नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें ना ही जीआई रहता है ना ही ऑप्टिकली, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ना ही इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो ये वाला टाइप, Ma4B टाइप, Ma4B2 टाइप। इसमें आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जिसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या क्या है। इसका एग्जांपल है आपका FeNH3 का 2 और Cl का 4 नेगेटिव, या फिर एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, CONH3 का 4 Cl2 पॉजिटिव, ठीक है। ये दो एग्जांपल होता है, CONH3 का 4 Cl2 पॉजिटिव, यही है, ठीक है। तो इसमें आप पहले इसको नोट कर लो, तब मैं फिर इसमें कुछ और चीजें बता। जैसे इसमें क्या होगा, दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दो सीआई होगा, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, टू सीआई होते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है। और रीजन उसका यही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ड्यू टू सिमेट्री ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, वो मैं अभी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। इसको आप पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम्म। ठीक है, तो देखिए इसमें सिस और ट्रांस कौन से बनेंगे, दो ज्योमेट्रिक, ये समझ लो आपके वजह से, अगर आपको दे रखा है, एक एग्जांपल लेके मैं करा रहा हूँ, CONH4 Cl2 पॉजिटिव है ना, तो इसका मैं आपको एग्जाम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। CO इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, एक C इधर आ गया, ClH3 आ गया, ClH3 आ गया, और ये भी, ठीक है। तो एक तो ये सिस फॉर्म बनेगा, ये इसका सिस फॉर्म है, और एक स्ट्रक्चर इस पे और बनेगा जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। CO Cl इधर चला गया, एक Cl नीचे आ गया, और दो NH3, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, ठीक है। तो ये आपका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस, ये सिस फॉर्म है और ट्रांस, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगर फोर, इसमें फोर टाइप्स के लिगेंड एक जैसे हैं, दो दो टाइप के लिगेंड एक जैसे हैं, तो हम इसको कर सकते हैं, फोर टाइप लिगेंड इसकी, ये जो बनाया है हमने इसका बनाया है, फोर टाइप के लिगेंड एक जैसे हैं, दो टाइप के लिगेंड एक जैसे हैं, उसमें सिस और ट्रांस दो बनता है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ, अगला टाइप कराता हूँ।
ठीक है। हम्म। आप इसका अब एक नेक्स्ट लिखिए, ये वाला नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट करा, मैं आपको नेक्स्ट करा रहा हूँ। हम्म। ये आपको करा दिया मैंने, CONH3 का 4Cl2, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ, अगला वाला टाइप ले रहा हूँ उसका मैं। और ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव है और 2 GI है। नेक्स्ट देखिए ये वाला टाइप जिसमें Ma3B3 टाइप है। जैसे उसमें 3 लिगेंड एक जैसे हैं, दो 3 लिगेंड एक जैसे होंगे, तीन 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 लिगेंड अलग अलग रहेंगे। इसका एग्जांपल समझिए, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। CONH3 का 3 और NO2 का, ठीक है। ये पूरा एक एग्जाम्पल। इसमें भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ये कौन कौन से बनेंगे समझो यहाँ पे। अगर ये टाइम मिलता है 3 3 वाला, तो इसमें 3 ऐसे बनते हैं आपके, तीन तीनों एक साथ हो जाएगा, और ये NH3 इसका 3 एक साथ हो जाएगा, और फिर NO2, ठीक है। ये फेशियल है, और इसको बोला जाता है फेशियल, फेशियल आइसोमर, 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 3 वाले केस में बनते हैं। और एक को बोलेंगे मेरिडोनियल, NH3 NO2, और ये NO2, और ये आ गया NO2, यहाँ पे, ठीक है। ये फेशियल हो गया, ये मेरिडोनियल हो गया, मेरीडायनल हो गया, मेरीडायनल, ठीक। आई, तो इसको हम लोग मर्स, इसको MER से भी डिनोट करते हैं, और इसको FAC से, फेशियल FAC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2 आइसोमर बने आपके, 2 GI आया, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए, फेशियल और मेरिडोनियल, और इसमें भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो मेनली आपको ये टाइप्स ध्यान होते हैं, ध्यान रखने होते हैं। इसके बेसिस पे आप कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 3 3 वाला कैसा बनेगा, या 4 2 वाला कैसा बनेगा। 5 और 6 में तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये ध्यान रखना। देखो 5 और 6 में कुछ नहीं होगा, अगर 5 6 के 6 एक जैसे हैं तो कुछ नहीं होगा, 5 एक जैसे हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर 4 एक जैसे हैं, 2 अलग है, तब आपके सिस और ट्रांस बन जाते हैं। अगर आपके 3 एक जैसे हैं, 3 3 अलग अलग एक जैसे हैं, तो आपका ये बन जाता है। लेकिन ये सारे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, अब तक जितना पढ़ा आपने एक भी उसमें ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। हम्म।
इसमें आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, सेम रहेगा, तो ये आप लोग खुद से कर लेना। मैं जैसे यहाँ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, इसका एक और एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोबाल्ट NH3 का 3Cl, ठीक है, CO NH3 का 3Cl, ठीक है। तो ये आप, ये सेम ऐसे ही ऊपर वाले जैसा है स्ट्रक्चर, आप खुद से बना सकते हो। दो GI हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हैं, बट वो आपके एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है। तो जस्ट मैं आपको उसको लिखा दे रहा हूँ, आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला टाइप देखिए। एक टाइप ये भी रहता है आपके पास, MA3B2C, ठीक है। ये टाइप होता है, इसमें देखो क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। इसमें आपके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी मतलब ये इस टाइप का अगर कहीं दिखता है तो इसमें तीन GI बनेंगे, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये आपको याद ही रखना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपका, अगर आपको ऐसा मिलता है जिसमें तीन एक जैसे हो और सारे अलग हो, MA3B CD टाइप, ठीक है। तो इसमें भी आपको चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, 4GI मिलेगा, और ये भी, ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है इसमें, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये, जिसकी वजह से 3GI प्लस 1 ऑप्टिकली, अगर एक्टिव है ये, तो इसमें आपको दो आइसोमर मिल जाएंगे, टू आइसोमर। तो टोटल पांच आइसोमर बनते हैं, 5 टोटल आइसोमर बनते हैं, 5 टोटल आइसोमर इसमें बनेंगे। ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे। अभी आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप इजीली बता पाओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है आपका, और टाइप। इसके अलावा एक और लिख दो, इसमें भी आपको GI मिल जाएगा, MA2B2C2 टाइप। इसमें भी आपको चार GI मिलेंगे, 4GI, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ पॉइंट बताता हूँ, जिससे आप इजीली मतलब पहचान पाओगे कब ऑप्टिकली एक्टिव हो कब इनएक्टिव।
इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो कि जैसे एक इसमें जैसे चार तो आपकी ये बन गए जीआई, लेकिन इसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव भी रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टोटल आपके 6 बन जाते हैं। और एक इसमें ऑप्टिकली एक्टिव भी बनेगा, इसमें इनएक्टिव नहीं रहेगा, एक बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक बार प्लेनर शेप होगा ना। एक इसमें आपका बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसकी वजह से चार और दो इसमें बी एंड एल होगा, तो इसके टोटल मिला के आपके 6 आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर जो होता है आपका, स्टीरियो आइसोमर उसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों रहते हैं। तो जैसे इसमें चार आपका जीआई हो गया और दो ये, तो टोटल 6, 6 इसमें स्टीरियो आइसोमर बन गए जिसमें से, और एक आपका 5, जैसे ये 4 जमा एक 5, इसमें 5 जीआई बन गए, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जिसमें से एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमर 6। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करा। हम्म, हम्म। तो देखो, आप ना हमेशा ही ध्यान रखना, आपको जैसे अभी 4 है ना, इस फॉर्म में मिलेगा, मैं आपको पूरा रिकैप करा रहा हूँ। कभी भी MA6 मिलता है, MA5 मिलता है और बी मिलता है, तो ये तो हमेशा नो जीआई, नो जीआई रहेगा, साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके अलावा जितने सब में जीआई है, जैसे अगर इसके अलावा आपको मिलता है MA4 E2, MA3 E3, या MA2 B2 C2, C2, या MA3 B2 C, ठीक है। तो या फिर आपको मिलता है MA3 B C, MA3 B C, ये सारे ही आपके जीआई, शो जीआई, तो जब, तो आप में ना देखा जाए तो जो सीबीएसई में ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि आपको कंपाउंड दिया होगा, आपको पूछा होगा कि इसमें जीआई होगा या नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल में 6 और 5 में कोई जीआई नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई ऑप्टिकली है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इनएक्टिव रहेगा, मतलब 5 और 6 वाले हमेशा नो जीआई और ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद 4 से आपके आगे जो भी दे रखे हैं सारे ही जीआई शो करें, 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 2 वाला, ये सारे आपके जीआई शो करते हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट करके रखना है, तो इसको नोट कर लो। 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, और MA3 B3 ये भी करता है, A2 B2। ठीक है, तो ये सारे आपके जीआई शो करेंगे। उसके अलावा मत ये ध्यान रख लो, 5 और 6 वाले जीआई नहीं शो करते, इसके अलावा जितने होंगे वो सब जीआई करते। अब इसमें से ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिव इसमें वही रहेगा, देखो इससे पहले वाले सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव आपने देखे थे। हम्म, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव के लिए आपको सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर मिलेगी, ये सिर्फ ओनली ये वाले, ओनली जिसमें A3 के साथ सारे अलग हो, PCD, एक ये पॉसिबल है, या MA2 B2 C2, ये दो हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है। जीआई तो सारे शो कर रहे हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है सिर्फ दो, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है और अब तक जितने हमने लिगेंड्स यूज किए हैं सब
यूनिडेंटेड मतलब वो एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, और इसमें 5 और 6 वाला ना ही ऑप्टिकली एक्टिव है, ना ही उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। 4 से आपका जो कोई भी हो, 4 से कम अगर है उसमें, तो आपका वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और 3 और 2 M A2 B2 C2 वाला या MA3 BCD वाला, ये सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसका आगे कर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना सारा। ऑक्टाहेड्रल का सारा मैंने पॉइंट आपको समझा दिया है। इसमें आप देख लेना, A3 B3 वाले में आपको फेशियल मेरिडियन मिलेगा, और A4 B2 में सिसोट्रांस मिलेगा। इसके अलावा ये आपको जनरल फॉर्म है, जो ध्यान रख लेना। फिर आप इसको नोट कर लो इतना, फिर हम लोग आगे करते हैं। पॉज करके कर लेना, मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, तो देखो अब तक जो हमने किए उसमें आपको कोई भी ऐसा आइसोमर नहीं मिला जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड्स हमने यूज किया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे केसेस करेंगे जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड्स पॉसिबल। ठीक है, तो नोट करिए अगला केस। अगला केस देखिए, अगला केस है आपका फॉर डाइडेंटेड लिगेंड्स। फॉर डाइडेंटेड फॉर डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, डाइडेंटेड लिगेंड्स का देखो सबसे पहला एग्जांपल आपका है इस टाइप का, मेटल के साथ A3, यानी तीनों। अब इसके एग्जांपल्स आप समझ लो कौन कौन से हैं। इसके एग्जांपल्स देखो कौन कौन से रहेंगे। इसके एग्जांपल है आपका CO N का C+, या फिर मतलब एक सेम एक देख लो डाइडेंटेट, या क्रोमियम CrC2O4 का 3 ठीक है, या तो CON3 का 3+, या क्रोमियम C2O4 का 3 ठीक। तब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पहले मेन आप इसका स्ट्रक्चर समझो, फिर ये चीजें आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। सबसे पहले COEN3 का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, देखो इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये ठीक है, ये मतलब 3 ऐसे बनेंगे, इसका मिरर इमेज पॉसिबल होता है लेना। तो ये आ जाता है CO। मैंने थोड़ा गलत बना दिया। तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएंगे, ये पीछे चला जाएगा। ठीक, ये ना आपका इधर आ गया, ये उधर आ जाएगा। कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक्टिव होगा, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, D एंड L फॉर्म बोलेंगे इसको। और नो GI, इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, इसका सेम आप इसका इसका बना सकते हो, इस लगा के सेम सेम। तो आप ध्यान रखना, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखता है
इसमें तीनों एक जैसे होंगे डाइडेंटेड। अगर तीनों डाइडेंटेड एक जैसे हैं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर होता है। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज है इसके पास। टू आइसोमर हो गए ना, यानी टू स्ट्रक्चर होगा इसके, जीआई या जो स्टीरियो आइसोमर बोलोगे एसआई, इसमें टू आ, ठीक है, इसमें टू आइसोमर। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम्म, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करता हूँ। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर तीनों डाइडेंटेड लिगेंड्स एक जैसे हैं तो उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसमें तीन आइसोमर बनेंगे, ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखिए इसका, ये तो आपका ये टाइप हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट एग्जांपल करा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, अगला जो है एग्जांपल आपका दूसरा जो है वो इस टाइप का है, मेटल के साथ दो तो डाइडेंडेंट लिगेंड्स होंगे और एक आपका, और दो आपके यूनिडेंट। इसका एग्जांपल समझो, इसके कई सारे एग्जांपल हैं। देखो, सबसे पहले सीओ सीएल टू, एन का टू, सीओ सीएल टू एन का टू, टू प्लस, एक ही एग्जांपल है। इसके अलावा क्रोमियम CrCl2, ऑक्जेलेट OX का टू, 3 माइनस। इसके अलावा और भी है इसमें एग्जांपल, PT, दो एक जैसे होंगे, Cl2 Cl का टू, ठीक है। या फिर एक ये भी एग्जांपल है इसका, के CrH2O का दो, C2O4 का टू, डॉट 3H2। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके, तो जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम्म, अब देखिए, इसमें से मैं एक आपको करा के दिखा रहा हूँ, सेम सबके रहेंगे, तो एक आप समझ लो कैसे रहेगा इसमें। ठीक है, बाकी के आप खुद से कर सकते हो। देखो, चलो मैं आपके लिए ले रहा हूँ CrCl2OX2 ये वाला ऑक्सिलेट होता है ये। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो कैसे दो स्ट्रक्चर बनेगा सिस और ट्रांसफॉर्म में। एक तो Cr, दोनों Cl इधर लगा दिए, और OX ग्रुप आपका, ठीक है। एक तो ये बन गया, एक और बन सकता है इसमें Cr OX ग्रुप साइड में आ जाए दोनों, और साइड में इसके दोनों Cr, OX ग्रुप ऐसे आ जाए दोनों साइड में, और एक दोनों Cl। तो दो स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म है, ये इसका ट्रांसफॉर्म है, ये आपका सिस्फॉर्म। एक तो ये आप इसमें देखो, जो सिस्फॉर्म है ना, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो इसमें तो कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, बट इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। ये वाला है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर अगर आप बनाओ तो कैसा होगा। CR है, OX OX, ये है, ये CL है, ये CL है,
इसका मैं ऑप्टिकल आइसोमर। ये आपका Cl इधर आ जाएंगे, OH इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर इसका बनेगा जिसमें ये OH और इधर आ गए और ये दो OH। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये वाला जो सिस वाला पार्ट होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। जिसकी वजह से देखो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म तो एज इट इज एक बना, तो इसमें दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए बट एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें उसके दो आ गए, तो टोटल देखो इसमें समझो स्टीरियो आइसोमर कितने बने ऐसा ही, एक से एक ट्रांसफॉर्म बना और एक सिस बना, और इसके भी दो फॉर्म बने टी, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव था। तो इसमें आप कहोगे तो दो जीआई हैं और एक इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव है और एक इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक प्लस टू, प्लस में टू, तो टोटल तीन, इसमें तीन आइसोमर। ये ध्यान रखना होता है मेन इसमें कि इसमें तीन आइसोमर, टोटल जो आइसोमर आपके बनेंगे एक ट्रांसफॉर्म और सिस के दो फॉर्म, तो इसमें टोटल तीन आइसोमर बनेंगे, ये आपको मेन ध्यान रखना। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें और चीजें समझा देता हूँ, जल्दी से आप इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझना आप, ये सेम आप इनमें से किसी के भी कर सकते हो, मैंने इसके लिए करा, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसके लिए बनाई है, सेम आप इनमें से किसी के लिए भी बना सकते हो। इसमें से दो फॉर्म बनेगी, एक ट्रांसफॉर्म बनेगी एक सिस फॉर्म बनेगी। सिस फॉर्म इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होती है, जिसके दो और मैंने फिर ये नीचे बनाए हैं, इस यहाँ देखोगे तो ये दोनों इसके बनाए हैं। तो स्टीरियो आइसोमर तो इसमें तीन होंगे टोटल, जिसमें से एक ट्रांस होगा और एक सिस होगा, सिस के दो फॉर्म होंगे डी और एल, तो टोटल तीन आइसोमर बन गए। आप इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे चलते। हाँ ठीक है, तो देखो मेनली आपको ना यही सब आपके एनसीईआरटी में देखेंगे, तो आप ये सब कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक लास्ट और समझा देता हूँ यार। हम्म, ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लीजिए। देखिए अब तो हमने क्या किया, और स्टीरियो आइसोमर देख लिया है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करें। इसके ध्यान रखिएगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, और मैंने इसमें से एक का आपको स्ट्रक्चर बना के पूरा सिखाया हुआ है, तो उसी के जैसे आप बाकी के आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, बाकी के आप लोग खुद से करना। सिस और ट्रांस दो फॉर्म बनेगा, और उसके बाद फिर उस जो आपका ये बना है इसका ट्रांसफॉर्म के दो फॉर्म होंगे, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और फिर उससे आप टोटल तीन आइसो बनाएंगे। तो आप इसको नोट कर लो, इसको मैं थोड़ा आपको ना एनसीईआरटी में भी समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको कर लो पहले, ठीक है। आ, आप इसको लिख लेना, मैं पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ। चलिए, तो देखिए अब आगे ये वाला पार्ट देखिए। तो ये वाला पार्ट देखिए, ये देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेक्शन। तो ये देखो, ये आपका सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म,
अब इसका ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इसका तो एक बनेगा, इसके दो बनेंगे, तो टोटल मिला के तीन आइसोमर आते हैं इसमें। ठीक है, तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें तीन आइसोमर आएंगे। हम्म। अब इसमें से ये वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब देखो इसका ना नीचे इन्होंने बनाया भी होगा, आप इसको पहले नोट कर लो फिर मैं आगे कराऊँ, ठीक है? ये चाहो तो अपने नोट कर लेते, नोट कर लेना, ठीक है? आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे कराऊँ, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब अगर आप यहाँ पे आओ, देखो इस वाले केस में जो आपको बताया था जब तीनों अलग थे, ये वाला केस, तीनों एक जैसे थे, तीनों के केस में सिर्फ यही बनता है ऑप्टिकल आइसोमर नोट, इसमें कोई जीआई नहीं होता, नो, इसमें जीआई नहीं होता, सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है, वो ये है ऑप्टिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, जब आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सिस फॉर्म जो है उसमें आपको, जैसे सिस फॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो इसका सिस फॉर्म है उसका अगर मिरर इमेज लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें आपको डेक्स्ट्रो और लिबो मिलेगा, ठीक है? तो आप ये नोट कर लीजिए, यही सब मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, आप लोग वहां से कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा के समझा दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक? तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करूँ। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ। तो अभी तक हमने जो करा, हमने अभी तक आपके स्टीरियो आइसोमर्स देखे जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल करा। अब ऑक्टाहेड्रल में आपको दो केसेस अभी डाइटेंडेंट के कराए हैं, एक केस इसमें कराया जिसमें सिर्फ आपका दो आइसोमर बनेगा, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, सिर्फ ऑप्टिकल होता है। जो दूसरा केस है ये वाला, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिलेंगे और टोटल तीन आइसोमर होता है। तो यहाँ तक कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट देखिए आपका स्ट्रक्चर वाइज। हम्म, ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर, ठीक है। देखो सबसे पहला जो इसमें पढ़ना है आपको, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या होगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये वाला देखो, CONH3। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क होगा, पोजिशन में इसमें मेन नहीं होता है, मेन इसकी स्ट्रक्चर होता है। NH3 का 5NO2, CuNH3 का 5NO2 Cl2, ठीक है। तो तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें दो तरीके, देखो इसमें दो दो चीज बनेगी आपकी। एक आपका बनेगा रेड फॉर्म, रेड फॉर्म व्हेन नाइट्राइट, नाइट्राइट ligand बाउंड टू, बाउंड बाउंड टू ऑक्सीजन, नहीं ऐसे ऑक्सीजन के साथ होता है। और येलो, येलो कलर, येलो फॉर्म व्हेन नाइट्राइट
now write ligand bound to nitrogen nitrogen. अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझो, ये जो NO2 है ये बाइडेंट, ये आपका एम्बाइडेंट लिगेंड्स होता है, ठीक है। NO2 जो होता है आपका वो एम्बाइडेंट होता है, और आपको मैंने बताया था कि दो एम्बाइडेंट लिगेंड अगर वो दो कहीं भी दिखते हैं तो उसमें पक्का लिंकेज आइसोमर होगा। तो इसका आपको ऐसे याद रखना है, एम्बाइडेंट लिगेंड से अगर एम्बाइडेंट लिगेंड दिखता है तो वो आपका पक्का उसमें, अगर आपका एम्बाइडेंट लिगेंड दिखता है, एम बाई देन टेक एम बाई डेंटेड लिगेंड अगर आपके दिखते हैं तो उसमें लिंकेज आइसोमर शुरू हो। एग्जाम्पल के लिए आपका NO2 ग्रुप है और एक HCl होता है, दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, HCl है, ये दो दिखेंगे तो इसमें पक्का आपका लिंकेज आइसोमर होगा ही होगा, लिंकेज आइसोमर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें HCl या NO2 दिखता है तो लिंकेज आइसोमर शो करेगा। अब जैसे देखो O से करा कनेक्ट तो इसका कलर रेड था, N से कनेक्टेड हुआ तो येलो था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कहीं भी आपको HCl या NO2 दिखेगा तो समझ लेना उसमें पक्का बाई लिंकेज आइसोमर होगा। तो ये दो ध्यान रखेंगे HCl और लिंकेज आइसोमर के लिए। अगर लिंकेज आइसोमर है तो पक्का उसमें NO2 या HCl दिखे, अगर NO2 HCl है तो उसमें पक्का लिंकेज आइसोमर होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, देखो इसमें क्या होगा ना, लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। जैसे ये देखो CO NH3 का 6 है, ये आपको अलग से ही दिख जाएगा, क्रोमियम CN का 6 है, ठीक है। इसका आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, CN वहां चला जाएगा, NH3 आगे, ये हो जाएगा CO CN6 CN का 6 और CR NH3 का 6, CR NH3 का 6। तो ये आप नोट कर लो। इसमें क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे ये आपका कैटायन पार्ट है, एनायन है, इसमें क्या होगा, ये जो मेटल आयन है इनके साथ ही लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज हुए। देख लो पहले NH3 था पर CN हो गया, यहाँ CN था बाद में NH3 हो गया, तो इसी को कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा देख के, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, इंटरचेंज, इंटर इंटरचेंज ऑफ ligands, interchange of ligands between cationic, cationic, cationic and anionic, anionic, anionic entities, anionic entities of different of different metal ions,
मेटल आयन present in a compound, present different metal ion present present in a compound, ठीक है, in a compound, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कुछ नहीं करना, जस्ट आपको देखना है कि दो जो कैटायनिक और एनायन की स्पीसीज प्रेजेंट है उनके बीच में क्या लिगेंड्स का इंटरचेंज हुआ है, हुआ होगा, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कराएगा। आप इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट है आपका इसमें आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर। अब इसमें क्या होगा, काउंटर आयन एक्सचेंज विद लिगेंड। इसमें जो काउंटर आयन होगा वो आपका लिगेंड के साथ एक्सचेंज, काउंटर आयन एक्सचेंज, एक्सचेंज विद लिगेंड, काउंटर आयन एक्सचेंज विद लिगेंड, ये तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, मैं आपको एक लिगेंड दिखा रहा हूँ, तो एक कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NH3 का 5 है और SO4 का नेगेटिव, और ये Br है, ठीक है। इसमें Br अंदर चला जाएगा, SO4 बाहर चला जाएगा, ये CO NH3 का 5 रहेगा, Br अंदर आ गया और SO4 बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका काउंटर आयन था, ये आपका लिगेंड था, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ये आपका काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, और ये आपका लिगेंड। आप देख रहे हैं यहाँ काउंटर आयन अंदर आ गया, लिगेंड आपका बाहर चला गया, ठीक। अब ये यहाँ पे लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया, और ये आपका काउंटर, काउंटर, ठीक। तो यानी काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में इंटरचेंज हुआ है ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, काउंटर आयन एक्सचेंज विद लिगेंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आयनाइजेशन। तो मेनली आपको पहचानना पड़ेगा, तो पहचानने का देखो, सबसे पहला लिंकेज के लिए कुछ नहीं करना है, NO2 HCN दिखा समझ लेना, उसमें लिंकेज होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो अलग अलग एंटिटीज दिखेंगी, उनके बीच में चेंज हो रहा होगा। आयोनाइजेशन में काउंटर आयन और आपका लीगेंड के बीच में चेंज हो रहा होगा, तो उससे आपको दिख जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं सॉल्वेट आइसोमेर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्वेट आइसोमेर। नेक्स्ट लिखिए सॉल्वेट आइसोमेर, सॉल्वेट आइसोमेर, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए कि इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रेट आइसोमर, आल्सो नोन नोन एज हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आइसोमर if water is involved as a solvent, involved as a solvent, मतलब वाटर अगर एज अ सॉल्वेंट होगा तो। अब देखो, इसमें आपको ऐसा एग्जांपल दिखेगा, जैसे आपने एग्जांपल में होगा क्रोमियम H2O, एक 6 मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड है, ठीक है। और ये Cl3, इसका कलर वायलेट है,
फिर क्या हुआ, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, सोडियम यू का 5, का 5 हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है, डॉट में ये रखें, ठीक है। इसका कलर आपका आया ग्रे ग्रीन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, देखिए इसमें क्या था कि आपके सारे वाटर मॉलिक्यूल अंदर थे, दूसरे वाले में ये एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, यहाँ का मतलब है कि ये जो सॉल्वेंट इसमें यूज हुआ है वो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, ये एज अ फ्री सॉल्वेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सारे बॉन्डेड है डायरेक्टली आपका क्रोमियम के मेटल आयन के साथ, सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बॉन्डिंग में, और यहाँ पे एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया सॉल्वेट आइसोमर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल आइसोमर में तीन चार चीजें पढ़ी, लिंकेज पढ़ा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़ा, आयोनाइजेशन पढ़ा और सॉल्वेट पढ़ा। तो देखो इसको आप नोट कर लेना। लिंकेज में आपको एम्बाइडेंट लिगेंड दिखेंगे तो ही लिंकेज होगा, कोऑर्डिनेशन में आपके सारे लिगेंड्स इंटरचेंज हो रहे होंगे, और आयोनाइजेशन में आपका लिगेंड्स और काउंटर आयन के बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। और सॉल्वेट में क्या होगा, जो एज अ सॉल्वेंट आपका प्रेजेंट है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, और हो सकता है कि वो एज अ फ्री मॉलिक्यूल यहाँ पे जैसे फ्री मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट है, तो उस तरह से रहे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के बॉन्डिंग से रिलेटेड करेंगे, आपका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आज मैंने खत्म करा दिया, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बॉन्डिंग वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना कर लीजिएगा, थैंक यू। और इसको पॉज करके आप लोग नोट कर